नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मनी। तो सबसे पहला सवाल मनी के लिए यही है कि व्हाट इज मनी। मनी है क्या। तो अगर मनी की हम लोग बात करें तो ऐसे तो ये सामान्य तौर पर एक कागज़ का टुकड़ा हम लोगों को दिखाई देता है या सिक्के के रूप में दिखाई देता है। तो ये एक उदाहरण है आपके सामने पैसे का, लेकिन एक्चुअल में पैसा है क्या, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। अगर आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो आप लगभग सभी राजाओं के लिए ये चीज़ देखे होंगे कि उन्होंने इस तरह से अपने मुद्राएं जो है जारी की। लेकिन जब मुद्राएं नहीं थी तो उस समय लोगों का काम कैसे चलता था, वहाँ पर कैसे काम होता था, उस बात को अगर समझ जाएं तो आप मनी के बारे में भी समझ जाएंगे कि आखिर मनी करता क्या है या मनी क्या है। तो जब हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम की, तो उस समय लोग एक दूसरे से गुड्स का लेन देन करते थे। सामान जो है एक सामान दे करके दूसरे सामान को उसके बदले में लेते थे। तो ये एक्सचेंज वाला जो वैल्यू था, इसको बार्टर सिस्टम, विनिमय व्यवस्था बोलते थे। और इस विनिमय व्यवस्था से पुराने समय में ऐसा किया जाता था कि लोग अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे से बदला करके पूरा करते थे। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों की आर्थिक गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई, ट्रेड की शुरुआत हुई, तो अब समस्याएं आने लगी एक्सचेंज में। तो एक्सचेंज के लिए उस समय किसी न किसी चीज़ को लाना था, तो सबसे पहले शुरुआत हुई गोल्ड वैल्यू की। तो गोल्ड का कोई एक टुकड़ा जिसका एक वैल्यू सरकार ने बनाया कि इतना होना चाहिए। खास करके उस समय सरकारें नहीं होती थी। सबसे शुरुआत में गोल्ड का वैल्यू लगाने वाले मंदिर थे। मंदिरों ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने एक खास अमाउंट के गोल्ड को किसी चीज़ के बराबर स्थापित किया। खास करके उस समय गाय का वैल्यू होता था, रेशम का वैल्यू होता था। इस तरह से चीज़ों का वैल्यू लगाना शुरू हुआ। तो मनी जो है, अगर हम सवाल का जवाब, जो हमारा पहला सवाल है व्हाट इज मनी, अगर उसका जवाब देना चाहें तो ये क्या है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है एक्चुअल में, मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। तो इस साधन है किसी चीज़ को बदलने का। आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, उसके बदले में आप क्या देते हैं, पैसा देते हैं। आप कोई सर्विस खरीदना चाहते हैं, आपने हेयर कट कराया है, आपने बाल कटवाया, आपने क्या दिया, आपने पैसा दिया उसको। तो ये क्या हो गया, सर्विस के बदले में एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये एक्सचेंज का एक साधन है जिससे कि आपको कोई सेवा या कोई सामान आपको मिलता है, गुड्स और सर्विस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अब जो मनी है ये कमाया जाता है, लोग कमाते हैं। अब लोग कमाते हैं तो रखते हैं, जमा करते हैं। तो इसको जमा करने का मतलब क्या है, इसको रखने का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि इसका एक वैल्यू होता है। अगर इसका एक वैल्यू नहीं होता तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसका एक वैल्यू होता है और इस वैल्यू की वजह से ही लोग इसको जमा करते हैं। और जो लोग जमा करते हैं, जो लोग जितना ज़्यादा रखते हैं, उनको उतना हम वेल्दी बोलते हैं, वो उतने धनवान होते हैं। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आती है। इस वैल्यू को लाने के लिए मुख्य रूप से दो साधन हैं। या तो उस करेंसी का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए, उसका अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कहाँ से आती है। अगर मान लीजिए एक गोल्ड कॉइन है, तो उसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, उसके गोल्ड से ही आ रहा है, उस मेटल से ही आ रहा है। तो अगर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन की हम बात करें तो ये कैसे कम आपके मनी है, तो इस मनी को हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मनी। लेकिन ऐसा तो अब चलन में नहीं है। अधिकतर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स तो अब बस लोगों के बक्सों में बंद हैं या सरकार के ट्रेजरी में बंद हैं।
तो फिर अब सरकार क्या कर रही है? सरकार तो ऐसे सिक्के जारी करती नहीं है, तो सरकार अब क्या कर रही है, उसने एक नया सिस्टम अपना लिया पेपर मनी का। कागज के टुकड़े पर सरकार इस बात की गारंटी देती है कि ये जो वैल्यू है इस पर लिखा हुआ, उसकी हम गारंटी ले रहे हैं। देखे होंगे किसी भी नोट के नीचे लिखा रहता है, मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं, और नीचे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। तो अब पेपर मनी का चलन शुरू हो गया। एक्चुअल में पेपर मनी के चलन के लिए दो लोग मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। पहला तो गवर्नमेंट ये तय कर रही है कि इस पेपर मनी का वैल्यू है और उसकी गारंटी हम देते हैं। लेकिन अगर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो भी किसी भी पेपर का एक वैल्यू हो सकता है। एकदम सिंपल, एक कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर साइन किया, अपना सील लगाया और उस पर एक वैल्यू लिखा 10,000, और वो सामने वाले को दिया गया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके बदले में जो भी गुड्स उसको देना था उसने गुड्स डिलीवर किया, तो वो एक करेंसी हो जाएगी, वो एक मनी का रूप हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह चलन में लाया जा सकता है अगर दो लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि ठीक है, आपने जो हमको वैल्यू दिया है उसके बदले में हम आपको गुड्स देंगे, आपके पेपर पे जो भी आपने साइन किया है उसके बदले में। और ऐसा अक्सर आप देखेंगे बाजार में ऐसा होता है, हर रोज होता है। यहाँ तक कि चाय वाले के लिए भी ऐसा होता है कि 10 चाय किसी ऑफिस में गई, वहाँ का जो मैनेजर है उसने उस पर एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के उसको दिया 10 चाय इतने रुपए, वो लेके चला जाता है और वहाँ पर आराम से उसको रख लेता है। जब महीना पूरा होता है वो सारे वो पेपर्स लेके आता है, बोलता है सर आपके इतने टोटल हुए, आपके देख लीजिए, आपके साइन किए हुए हैं, और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से पेपर मनी का चलन शुरू हुआ। आज जो गवर्नमेंट चला रही है इसको फिएट मनी कहते हैं। ये फिएट मनी क्यों फिएट मनी हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट इसको इस बात के लिए ऑथराइज कर रही है कि इसको मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यही लीगल टेंडर भी है, यही लीगल टेंडर भी है। अगर आप लोगों को नोटबंदी की, मोदी जी की जो स्पीच थी अगर आपको ध्यान हो, तो उन्होंने एक लाइन उसमें बोला था, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब उसको भुगतान में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और भुगतान में इस्तेमाल करते हैं अगर, तो आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं सामने वाले को कि हाँ हम आपका जो पेमेंट है इस करेंसी में करेंगे और आपको लेना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते थे। तो ये लीगल टेंडर के रूप में भी है। जो भी गवर्नमेंट आज 1000 का नोट अब बंद हो चुका है, तो 2000 के नोट जो आए हैं वो अब लीगल टेंडर बन गए हैं। 500 का नोट पहले भी होता था, आज उसका रूप बदल करके आ गया है। 500 के नोट भी लीगल टेंडर आज के लिए वही है। तो इस तरीके से जो मनी है उसके वैल्यूज कहाँ से आते हैं? अब जब वैल्यू है इसका, तो वैल्यू होगा अगर किसी भी चीज़ का, तो वो घटेगा या बढ़ेगा, उसमें स्थिर वो नहीं रहेगा। तो वो चीज़ अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो वैल्यू घटना और बढ़ना पॉसिबल है किसी भी चीज़ का जिसकी भी वैल्यू होती है। तो अगर मनी का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसको डिफ्लेशन की स्थिति कहते हैं, मुद्रा संकुचन की स्थिति कहते हैं। और अगर वैल्यू कम हो रहा है तो इसको इन्फ्लेशन की स्थिति कहते हैं। तो किसी भी करेंसी का वैल्यू जब घटता है तो उस स्थिति को हम लोग इन्फ्लेशन, और अगर उसका वैल्यू बढ़ता है तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। अब डिफ्लेशन में क्या होगा? एक्चुअल में हिंदी में तो मैंने बता दिया, मुद्रा संकुचन।
मुद्रा का सिकुड़ना। लेकिन मुद्रा के सिकुड़ने का मतलब यह है नंबर ऑफ करेंसी जो मार्केट में है वो कम हो जाए। तो ऐसा भी आप समझ लीजिए कि किसी चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उसका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेशन जो है इसको डायरेक्टली अगर वैल्यू के साथ न जोड़ करके कमोडिटी के साथ जोड़ें, वस्तु के साथ जोड़ें, तो वस्तुओं की कीमत को बढ़ना भी इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में महंगाई कहते हैं। तो जो महंगाई है वही इन्फ्लेशन है। मतलब एक समय में आपका जो पैसे का वैल्यू है वो अगले समय में, मतलब अगर हम साल भर का रेंज ले लें तो अगले साल उतना ही रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर महंगाई हुई तो आपके पैसे का वैल्यू घट जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू जो है बढ़ना और घटना पॉसिबल है आपके करेंसी का। ये करेंसी के वैल्यू और भी कई तरीके से घट बढ़ सकते हैं। यहाँ तो मैंने सिंपल आपको बताया कि घटने की स्थिति, बढ़ने की स्थिति क्या है, इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। वो डिमांड ड्रिवन हो सकता है, वो सप्लाई ड्रिवन हो सकता है। सरकार ने बहुत सारे नोट छाप करके बांट दें अगर लोगों में, तो पैसे का वैल्यू गिर जाएगा। तो उसको हम लोग अलग से समझेंगे इन्फ्लेशन के स्थिति को, कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, गैल्विंग इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में इसको समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर अब हम लोग आ जाएं मनी के ऊपर। तो पैसा अगर कमाने से आदमी धनाढ्य होता है, आदमी अमीर होता है, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो पैसा हम क्या कर रहे हैं, कमाएंगे, अर्न करेंगे। पैसा अर्न करने के तरीके भी तो अलग हो सकते हैं। तो पैसा हम कैसे अर्न कर सकते हैं, लीगली। सामान्य तौर पर जैसे हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे, अगर हमको पैसा मिलता है तो वो क्या हो गया, लीगल मनी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग लीगली पैसा कमा रहे हैं। तो लीगल तरीका हो गया पैसा कमाने का। लीगल तरीके से पैसा जब कमाते हैं तो इसका आपके पास अकाउंट्स होता है, इसका आपके पास हिसाब होता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, तो आप उसका हिसाब दे सकते हो। लेकिन अगर आपने कमाई किया इलीगल तरीके से, अगर आपने इलीगल तरीके से कमाई किया तो आप उसका हिसाब नहीं दे पाओगे। तो जब लीगल तरीके से कमाई की जाती है तो इससे क्रिएट होता है वाइट मनी। और अगर इलीगल तरीके से जो कमाई होता है, जिसका आपके पास कोई हिसाब नहीं है, या आप हिसाब देना नहीं चाहोगे, या आप अगर हिसाब दोगे तो फंसोगे, तो ऐसे कंडीशन में आप नहीं दोगे, तो वो मनी बनेगा क्या, वो क्रिएट करेगा ब्लैक मनी। तो वाइट मनी, सामान्य तौर पर जो भी पैसा आप कमाते हैं, हिसाब रखते हैं, वाइट मनी। इलीगल तरीके से आप पैसा कमाते हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी से रैंसम लेता है, मतलब किसी को किडनैप किया, किडनैप करने के बदले में उससे फिरौती मांगी, तो वो पैसा क्या वो शो कर सकता है गवर्नमेंट को कि अपने अकाउंट्स में वो इनकम टैक्स के साइट पे जाकर डालेगा कि मैंने ये रैंसम के रूप में पैसे लिए हैं और इसका टैक्स इतना बनता है? लो, नहीं कर सकता है। कोई स्मगलिंग कर रहा है तो उस तरीके से जो कमाई हो रहा है वो सब क्या क्रिएट कर रहा है, ब्लैक मनी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी सिर्फ इलीगल तरीके से कमाए गए पैसे से ही बनेगा। वो लीगल तरीके से भी अगर पैसा कमाया गया हो लेकिन गवर्नमेंट से छुपाया गया हो, वो अकाउंट्स में नहीं हो, गवर्नमेंट को हिसाब में नहीं दिखाया जाए, तो वो भी पैसा क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा। तो लीगल तरीके से भी ब्लैक मनी बन सकता है और इलीगल तरीके से भी ब्लैक मनी बन सकता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी कमा तो लिए बहुत सारे, अब वो सोचते हैं कि इसको हम ट्रांजैक्शन में लाएं, हम लोगों को दिखाएं कि मैं अमीर आदमी हूं। अब क्या करना पड़ेगा, इस ब्लैक को व्हाइट करना पड़ेगा। और व्हाइट करने के लिए क्या करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या करना पड़ेगा, उसको लॉन्ड्री में भेजना पड़ेगा धुलने के लिए। और क्या धुलेगा, साफ हो जाएगा? क्या नहीं, ब्लैक को व्हाइट करने के लिए
जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है एक्चुअल में? ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। बहुत तरीके हो सकते हैं इसमें, खास करके शेल कंपनियां जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। लोग देश से बाहर भी पैसे भेज देते हैं ब्लैक मनी को खास करके, और फिर बाहर से किसी शेल कंपनी को बना करके या किसी को कर्ज में दिखा करके वो वापस लाते हैं। तो जो इलीगल तरीका है बाहर पैसे भेजने का, लीगल तरीके से भी आप पैसे ले जा सकते हैं। आरबीआई को बताते हैं या अपने बैंक को बताते हैं, वो आरबीआई को बता देता है कि हाँ हम इतने पैसे लेके बाहर जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं तो एक लिमिट तक खर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ उससे ज़्यादा अगर आपको पैसे ले जाने हैं तो भी दूसरे तरीके हैं जो कि इलीगल हैं। अब जो ब्लैक मनी है या आपके पास ऐसा पैसा है जिसको आप बाहर ले जाना चाहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल जो वर्ड होता है वो है हवाला। बहुत ही फेमस वर्ड था खास कुछ समय में, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो शब्द की जो मांग है, डिमांड है, वो कम हो गई है। अदरवाइज़ बहुत लोग हवाला जानते भी होंगे। तो हवाला क्या है? देश से इलीगल तरीके से पैसे को बाहर ले जाना या बाहर से अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे को अंदर ले आना, यही हवाला है। तो इस स्थिति को अगर आप समझ रहे हैं तो आपने अब ये समझ लिया होगा कि पैसे कमाए जाते हैं वाइट मनी के रूप में और ब्लैक मनी के रूप में। ब्लैक मनी जो कि हमारे देश में बहुत ही सिरदर्द बन गई थी, उसी के लिए गवर्नमेंट ने नोटबंदी का भी ऐलान किया, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा दिखा नहीं। तो जो ब्लैक मनी है ये आपके देश में पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर रही है, समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये है कि एक मेन स्ट्रीम अर्थव्यवस्था चल रही है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आरबीआई के कंट्रोल में है, बैंकों के सिस्टम से काम हो रहा है, तो सबको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट के अंदर में है। ठीक इसके पैरेलली एक और व्यवस्था है जिस पर कंट्रोल डायरेक्टली गवर्नमेंट का नहीं है, और ये दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से ब्लैक मनी से चल रही है। तो जो ब्लैक मनी से अर्थव्यवस्था चल रही है, अनअकाउंटेड मनी से जो अर्थव्यवस्था चल रही है, और दूसरी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रही है। तो इस तरीके से हमारी ये पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होती है। समस्या ये है कि आरबीआई खास करके जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये कोशिश करता है कि मार्केट से पैसे की कमी की जाए ताकि पैसे का वैल्यू बढ़े, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन में थोड़ा कमी हो, तो आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे सीआरआर या एसएलआर या बैंक रेट या रेपो, रिवर्स रेपो रेट, इसमें जब वो चेंज करता है तो मार्केट में पैसे की मात्रा, द सप्लाई ऑफ मनी पर कंट्रोल होता है। लेकिन जब ये कंट्रोल करना चाह रहा है, ये मार्केट से पैसे को कम करना चाह रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ये फ्लो बढ़ा दे अगर मार्केट में पैसे का, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, पैरेलल इकोनॉमी जो ब्लैक मनी की है, और इतनी बड़ी है ये इकोनॉमी कि ये आरबीआई के मेजर्स जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके फंक्शंस को भी डीएक्टिवेट करने की क्षमता रखती है, या कहें कि इनके जो इफेक्ट हैं उसको इनइफेक्टिव कर देती है।
तो इस वजह से पैरेलल इकोनॉमी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या के रूप में है। ऐसे ये ब्लैक मनी बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म देती है। ऐसे नहीं सिर्फ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स इसके हैं, सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं। अभी आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी हैं, बहुमत की सरकार बनती है। अब उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन हर एक उम्मीदवार के लिए एक लिमिट अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड करने के लिए इजाज़त देता है, लेकिन ऑफिशियली तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही खर्च करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो उससे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। वो साइड से जो पैसा है वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है? वो ब्लैक मनी का ही पार्ट है। वो ब्लैक मनी बायस्ड बना देता है, वो ब्लैक मनी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर उल्टा प्रभाव डालता है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। आप देखते हैं कई विधायक और सांसद जो हैं वो किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। कई बार उनका अपना बेनिफिट पॉलिटिकल होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा पैसों के बदले करते हैं। तो वो सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो सब ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का इफेक्ट सोशल भी है। सोसाइटी में क्रिमिनलाइजेशन होता है। सोसाइटी के लोग क्रिमिनल्स पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी को कमाने के बाद टैक्स नहीं देना होता ना। तरीके बदलते हैं। जो लोगों ने ब्लैक मनी कमाया है वो और कमाना चाह रहे हैं, तो वो और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। सोसाइटी में नए क्रिमिनल्स क्रिएट होते हैं। तो ब्लैक मनी अपने आप में हर सेक्शन में इफेक्ट डाल रहा है, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो। तो इस बात को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है मनी के साथ। तो ये भी एक पार्ट हो गया मनी का। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मनी के लिए मार्केट होता है, मनी मार्केट। तो जो पैसे हैं उसके लिए बाजार है, वो खरीदा बेचा जा सकता है, या कहें कि एक दूसरे को किसी खास चीज़ के एवज में बदला जा सकता है। तो हम लोग मार्केट को समझेंगे, और मार्केट में हमारा जो मेन फोकस होगा वो एक तो हो गया मनी मार्केट, और मनी मार्केट के साथ में कैपिटल मार्केट। तो अगले क्लास में हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझेंगे। तो अभी तक आप मनी के बारे में समझ गए होंगे। कई सारे टर्म्स हम लोगों ने किए हैं इसके अंदर, वो सब कुछ समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं आया हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताएं, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।